आए एल्काइंस के दो रिएक्शंस देखते हैं और हम एल्काइंस की हेलोजिनेशन से शुरू करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपने एल्काइन से और इसमें हेलोजन के एक इक्विवेलेंट मतलब एक आम केमिकल रिएक्शन में एक मादे की वो मिकदार जो दूसरे मादे के एक मोल के साथ रिएक्शन करती है। तो हेलोजन के एक इक्विवेलेंट का इजाफा करेंगे X2। ठीक है, मेरा सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है। मैं इन दो हेलोजेंस का इजाफा ट्रिपल बॉन्ड में एक दूसरे के मुखालिफ सिंथ में करूंगी। अब मैं हेलोजेंस के दो मुसावी मोल्स का इजाफा कर सकती हूँ और अगर ऐसा होता है तो इन कार्बन के हेलोजेंस के साथ दो बॉन्ड्स बन जाते हैं। एल्काइंस की हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म मुकम्मल तौर पर समझ में नहीं आता, इस वजह से हम सिर्फ एक मिसाल करते हैं बजाय इसके कि मैकेनिज्म को दिखाई जाए और उससे आपको कुछ समझ भी ना आए। तो चलिए मिसाल देखते हैं। तो देखते हैं एक एल्काइन को। तो यहाँ पर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। अब इसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है यानी CH3 और इथाइल ग्रुप इस तरफ है यानी CH2CH3। मैं इस एल्काइन में ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड को बतौर सॉल्वेंट शामिल करूंगी। मैं कह सकती हूँ कि ब्रोमीन का एक और इक्विवेलेंट शामिल करेंगे, लिहाजा मैं अपने दो ब्रोमीन एक दूसरे के मुखालिफ सिंथ में शामिल करूंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना ट्रिपल बॉन्ड दिखाते हैं जो कि डबल बॉन्ड बन चुका है और दो ब्रोमीन्स एक दूसरे के मुखालिफ सिंथ में शामिल होने जा रहे हैं और मेरे पास अभी तक मिथाइल ग्रुप है जो बाएं कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा अब मैं यहाँ पर अपना मिथाइल ग्रुप बनाऊंगी और दाएं कार्बन के पास अभी तक इथाइल ग्रुप है, लिहाजा ये एल्काइन की हेलोजिनेशन का नतीजा होगा। आइए एल्काइन के एक रिएक्शन की तरफ नजर डालते हैं। एल्काइंस की ओजोनोलाइसिस देखते हैं और हम पहले ये रिएक्शन देख चुके हैं जब हमने एल्कीन्स के साथ ही किया था। अब हम एल्काइंस के साथ ये करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर एल्काइन है। मैं इसको इंटरनल एल्काइन कहूँगी जिसके मानी ये है कि ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, ये मॉलिक्यूल के आखिर में नहीं होता। तो चलिए पहले इंटरनल एल्काइन की ओजोनोलाइसिस देखते हैं और जब आप ओजोनोलाइसिस करते हैं ना तो पहले मरहले में ओजोन यानी O3 का इजाफा करते हैं। हमने जब एल्कीन्स की ओजोनोलाइसिस की थी तो हमने ओजोनोलाइसिस का तरीकाकार बहुत तफसील में देखा था, तो अगर आप चाहें तो आप वापस जाकर वो वीडियो देख सकते हैं और इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। क्योंकि हम इस वीडियो में इसका तरीकाकार नहीं देखेंगे बल्कि सिर्फ अपनी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। तो हम अपने पहले मरहले में ओजोन का इजाफा करते हैं और दूसरे मरहले में पानी का इजाफा करते हैं। और ये क्या करता है, ये आपके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है और प्रोडक्ट्स के तौर पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। फिर हम इस चीज़ की निशानदेही करने की कोशिश करेंगे कि ये सब कुछ आता कहाँ से है। लिहाजा यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैं R' यहाँ पर लिखती हूँ। अच्छा चलिए अब आगे बढ़ते हैं और निशानदेही करते हैं कि कौन सी कार्बन कहाँ पर है। अच्छा तो जो कार्बन यहाँ पर है वो R ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है, तो देखिए ये कार्बन भी R ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाए हुए है और यहाँ दाएं तरफ ये कार्बन R' के साथ बॉन्ड बनाए हुए है। जैसे ये जो कार्बन यहाँ पर है ये भी R' के साथ जुड़ी हुई है ना। तो आपने अपना ट्रिपल बॉन्ड तोड़ दिया और आपने इससे दो अलग मॉलिक्यूल्स बनाए, लिहाजा आप इस रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड हासिल करते हैं। चले अब टर्मिनल एल्काइन के साथ ओजोनोलाइसिस देखते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल के अंदरूनी हिस्से में होने की बजाय मॉलिक्यूल के आखिर में है। तो चले एक दफ़ा फिर पहले मरहले में ओजोन शामिल करते हैं और दूसरे मरहले में पानी का इजाफा करते हैं और बाएं तरफ हमें पहले की तरह प्रोडक्ट हासिल होंगी। तो ये कार्बन और R ग्रुप हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं और फिर हमें अपने रिएक्शन की दाईं तरफ टर्मिनल एल्काइन वाले हिस्से से कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। अब अपनी CO2 को अपनी प्रोडक्ट के तौर पर लिखते हैं। अच्छा याद रखें कि ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है, कई सालों पहले ये ढांचे का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइन है और आप इसका अमल ओजोन के साथ करवाते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है और आप कार्बोक्सिलिक एसिड के जरिए भी मॉलिक्यूल का तज्जिया कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि R ग्रुप में कितने कार्बन है और फिर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नजरिया ये मिलेगा। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक अहम अमल शुमार किया जाता है, यानी एक अहम रिएक्शन शुमार किया जाता है। चलिए ओजोनोलाइसिस रिएक्शन की एक मिसाल पर नजर डालते हैं।
तो हम एक टर्मिनल एल्काइन लेते हैं और पहले मरहले में इसमें ओजोन का इजाफा करते हैं और दूसरे मरहले में पानी का इजाफा करते हैं और देखते हैं कि हम कितनी कार्बन के साथ रिएक्शन करें। तो यहाँ पर 1, 2, 3 कार्बन हैं और इस तरफ ये चौथी कार्बन है। ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई है और इस एल्काइन को टर्मिनल एल्काइन बना रही है, लिहाजा हमारे पास 4 कार्बन है। और जब ये टूटने के अमल से गुजरता है तो मॉलिक्यूल यहाँ से टूटता है, इससे ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है, लिहाजा आपको 2 प्रोडक्ट्स हासिल होती हैं। एक प्रोडक्ट जो हासिल होगी इसमें 3 कार्बन होंगी और जो दूसरी प्रोडक्ट मिलेगी ना दाएं तरफ, इसमें 1 कार्बन होगी। तो बाएं तरफ वाली प्रोडक्ट जिसमें 3 कार्बन होगी वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और टर्मिनल एल्काइन से हमें हमारी दूसरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी। लिहाजा ये हमारे एल्काइंस के साथ सारे रिएक्शंस हो गए।